मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर आ रही है, कंफर्म कर दो। और स्क्रीन शेयर हो रही है। लास्ट में हमने यहाँ से तो पढ़ लिया था, ये था ना आपका कि जो इन्वायरमेंटल इशू जो है आज की में वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। पूरी दुनिया में आज की में इन्वायरमेंट को भी एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल टॉपिक ही या क्या नाम है इशू लेके चलते हैं हम। ये हमने यहाँ तक कर लिया था क्योंकि इसमें जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो ग्लोबली चेंजेस हैं। इससे कोई कंट्री इफेक्ट नहीं होगी बल्कि पूरी जो ह्यूमन सोसाइटी है पूरी उसको क्या नाम है डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ तक हमने इसको कर लिया था ना। बाकी ये थोड़ा सा इंट्रो था कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी कंट्रीज ने क्या किया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, कई सारे समिट हुए हैं। उन समिट की वजह से कई सारे इसके आउटकम्स निकले हैं। इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ये सब हमने क्या नाम है इसमें करा था। और इसमें एक नया टॉपिक भी ऐड किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब आ जाओ जो ग्लोबल वार्मिंग है ना। जैसे आपको पता ही है आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग का है। जो अर्थ का टेम्परेचर है वो लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। इसकी और इसका रीजन क्या है कि जितनी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो मैक्सिमम कार्बन रिलीज करती हैं, है ना। और इस कार्बन रिलीज की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर, जो अर्थ के आसपास एक तरह का क्या है ब्लैंकेट टाइप लेयर बना में चढ़ गई है, जिसकी वजह से सन की लाइट एंटर तो करती है बट वो क्या नाम है एग्जिट नहीं कर पाती है ना। इसकी वजह से यहाँ पर अर्थ का टेम्परेचर जो है जनरली जो होना चाहिए उससे ज्यादा आपको क्या है देखने को मिल रहा है। जिसकी वजह से बहुत सारे जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। सी लेवल जो है बढ़ता जा रहा है ना। ये सब हमें देखने को मिला है यहाँ पर। ठीक है। और जो ये ग्लोबल वार्मिंग है इससे ह्यूमन लाइफ के साथ साथ क्या नाम है छोटे मोटे जीव जंतु है उनको भी इफेक्ट पड़ेगा। और ये ग्लोबली है ना। अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है इसमें इंक्रीज होता है। और क्लाइमेट वगैरह भी काफी क्या होते हैं, एक तरह से इसमें काफी बड़ा चेंज देखने को मिलता है ना। आज 10 बच्चे आए हैं, उनकी अटेंडेंस ले देखो। देखो बाकी इसका क्या नाम है वो बात करें कॉजेज की, ये सब जानते हैं। इंडस्ट्रीज क्या नाम है इसके लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये ह्यूमन कॉज है। इसमें हम कर क्या रहे हैं आज की डेट में, मैक्सिमम जो फॉसिल फ्यूल है उसको क्या नाम है यूज कर रहे हैं। कोल है, ऑयल है, गैस है ना। और इसकी वजह से जो तो क्या नाम है नेचुरल रिसोर्स कम आ रहे हैं। और जो नेचुरल रिसोर्स हम जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं इससे टेम्परेचर और इंक्रीज हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना। और जितनी ज्यादा हम इंडस्ट्री लगाएंगे, सड़कें बनाएंगे, है ना, तो सड़कें वगैरह बनाई जा रही हैं, इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पेड़ों को काटना पड़ता है। तो डिफोरेस्टेशन है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और जितनी भी कार वगैरह का नाम आज की में सड़कों पर देखने को मिलती हैं, जैसे कार्बन रिलीज बहुत होता है ना। इंडस्ट्री से तो क्या नाम है धुआं निकलता ही है, कार से भी निकलता है। तो इस ये जो मेनली जो कॉज है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। और अब सीधी सी बात है, अगर ये क्या नाम है रीजन है तो उसका सॉल्यूशन तो होना चाहिए। हमें ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या नाम है बंद कर देना चाहिए जो कंप्लीटली क्या कर रही है, इन्वायरमेंट को हार्म कर रही है कि नहीं? और इस वजह से क्या नाम है जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसको हम कम करें। हम ऐसी क्या नाम है टेक्नोलॉजी यूज करें जो इलेक्ट्रिक हो या कम से कम पॉल्यूशन फैलाए, है ना। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो ईवी होती है, ईवी व्हीकल जो है इनको प्रमोट करती है। प्लस कोशिश करते हैं कि क्या नाम है जितना हो सके उतने ज्यादा पेड़ लगाए जाएं। बट आपने कई बार न्यूज में देखा होगा कि गवर्नमेंट जो सड़कें बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटती है ना। तो गवर्नमेंट भी कई बार क्या नाम है डिफोरेस्टेशन को क्या नाम है करती है बहुत ज्यादा। अब एक न्यूज आई थी, आई थिंक शायद हरियाणा में बीजेपी का क्या नाम है कोई कोई ऑफिस बनना था। और उस ऑफिस तो बन गया, पर उसको मेन रोड से क्या नाम है कनेक्ट करने के लिए आई थिंक 10 मीटर जो है एक चौड़ी सड़क बनानी थी। तो इसमें 40 पेड़ काटे जा रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, ये कोई रिटायर कोई ऑफिसर था, उसने क्या किया, मतलब क्या नाम है कोर्ट में अपील कर दिया। लेकिन वहां पर क्या नाम है 100 150 का नाम है एक मजदूर लगा करके 2 दिन के अंदर, ध्यान से सुनना, 2 दिन के अंदर वहां पे क्या नाम है सड़क बनाकर रेडी कर दी, पेड़ काट दी। तो खुद सोचो, नॉर्मली सड़क बनने के लिए सालों साल लग जाते हैं, लेकिन सरकार ने अपने कार्यालय को बनाने के लिए 2 दिन में सड़क बना के रेडी कर दी। तो कितनी पेड़ काटे गए। जब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तब जाके क्या नाम है वहां पर उसको हटाया गया और वहां फिर से बोला कि क्या नाम है 3 महीने के अंदर यहाँ फिर से जो है पेड़ वगैरह होने चाहिए।
तो गवर्नमेंट भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसा चलता आ रहा है कि नहीं। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो टेम्परेचर है अपने, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे काफी ज्यादा इंक्रीज होगा, है ना। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा एक इफेक्ट है इसका। ग्लेशियर क्या होंगे, पिघलते जाएंगे, सी लेवल क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, है ना। जो आपके लोअर एरियाज हैं वो फ्लड में आ जाएंगे। ये सारे से क्या है, मेनली ये कॉजेज माने जाते हैं। ठीक है। अभी कौन कौन आया अभी, चलो उनका बता देते हैं अटेंडेंस। देखो, इसके अलावा यहाँ पे देखो ये क्या नाम है, तूफान वगैरह भी आते हैं, अर्थक्वेक वगैरह भी होते हैं, ये सब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में ये अपने आप में क्या है, ग्लोबल थ्रेड है ना, यानी कि थ्रेड टू ग्लोबल सिक्योरिटी। भाई अगर इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो इंसान जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें क्या नाम है, रहने के लिए जमीन चाहिए। जब जमीन ही नहीं रहेगी, पानी में सारी क्या नाम है फ्लड आ जाएगा, तो ऐसे में हम रह नहीं पाएंगे, हम जो है डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे डिजास्टर आ रहे हैं आज की डेट में, है ना। ठंड बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, जो क्लाइमेटिकल चेंज है वो क्या नाम है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो ये एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। अब देखिए यहाँ पर फूड वाटर की शॉर्टेज भी होगी, सीधी सी बात है। कई बार क्या होता है, जैसे पंजाब में आपने देखा था जब फ्लड आया था, तो हजारों एकड़ जो जमीन है उसमें फसल थी वो सब बर्बाद हो गई। तो इससे क्या नाम है आने वाले टाइम में हो सकता है कि फूड शॉर्टेज हो जाए। वो लोग बात है, गवर्नमेंट ने कई सारे क्या नाम है स्टॉक कर रखे हैं अपने पास ताकि इमरजेंसी में काम आ जाए, लेकिन फिर भी जो ये सब क्या नाम है एक्सट्रीम फ्लड आ रहा है, बारिश हो रही है लिमिट क्रॉस कर दी, ये सब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिकल चेंजेस की वजह से ही है। ठीक है। जैसे ना क्लाइमेट रेफ्यूजीज, कई सारे लोग क्या होते हैं, जब उनके देश में बाढ़ आ जाती है तो वहां से क्या नाम है डिस्प्लेस, यानी कि वहां से हट करके दूसरी एरिया में आके रहने लगते हैं, है कि नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिच एंड पुअर, यानी कि जब भी कोई क्या नाम फ्लड आता है या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो उससे पहले जो पुअर है, गरीब इंसान है, उसको ज्यादा लॉस लॉस होता है। और जो अमीर है वो तो क्या नाम है फिर भी सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि उसके पास इनकम के कई सारे मल्टीपल सोर्स होते हैं। लेकिन जो गरीब इंसान है उसके पास तो इनकम का बस कुछ ही सोर्स होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर अमीर गरीब के बीच में क्या है, एक तरह डिफरेंस बढ़ जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ग्लोबल लेवल पर है। ठीक है। तो इसलिए हमें जो ये ग्लोबल इश्यूज हैं इनको सॉल्व करने के लिए कॉपरेशन करना पड़ेगा। जैसे अभी आपने पढ़ा था ना, टेररिज्म भी अपना अपना ग्लोबल इशू है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें आपस में मिलकर लड़ना पड़ेगा। तो सेम ऐसे ही जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको क्या नाम है कम करने के लिए, खत्म करने के लिए कोई एक कंट्री नहीं बल्कि पूरी दुनिया जब तक क्या नाम है आगे नहीं आएगी तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो ये था आपका नाम ग्लोबल वार्मिंग का क्या नाम है मीनिंग, उसका कॉज, इफेक्ट, और आखिर में इससे क्या क्या प्रॉब्लम जो है हमारे सामने देखने को मिल रही है। ठीक है। बाकी इसमें ये देखा है, जो मैंने आपको यहाँ बताया है। ठीक है। अफेक्टिंग अफेक्टिंग ऑल कंट्री, यानी कि जो ग्लोबल इश्यूज हैं आज की डेट में वो पूरी दुनिया को ही क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं किसी भी अमेरिका से बचा हुआ है या इंडिया को ज्यादा लॉस हो रहा है। अमेरिका भी ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है, वहां पर भी क्या नाम है आए दिन तूफान वगैरह आते रहते हैं। वो लोग बातें, वहां पर गवर्नमेंट अच्छी है, तुरंत एक्शन ले लेती है, पब्लिक को कोई अगर लॉस नहीं होता। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ये चेंज आ रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं भाई, अभी हमने कल आपको मैंने बताया था कि हम इन्वायरमेंट को क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस में क्या जरूरत है हमें इन्वायरमेंट को पढ़ने की। वो इसलिए क्योंकि जो आज की डेट में जो एनवायरमेंट है ये पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिलेबस मान लो, है ना। आज की डेट में चाहे आप छोटी क्लास में पढ़ो चाहे बड़ी क्लास में पढ़ो या कॉलेज में जाओ, वहां पे आपको इन्वायरमेंट पढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये जो इशू है इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये हर कंट्री के जो अगर में सिटीजन हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो सरकार जॉब प्रोवाइड कर रही है, एजुकेशन दे रही है, हेल्थ फैसिलिटी दे रही है, बट इन्वायरमेंट को लेकर के कोई काम ही नहीं कर रही, तो ऐसे में वहाँ प्रॉब्लम भी तो सकती है, यानी इंसान की लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उस पर तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा पड़ेगा। मान लो किसी इंसान ने मेहनत करके घर बनाया, अब फ्लड में उसका सारा घर बह गया, तो उसकी जो भी क्या नाम है लाइफ टाइम की जो भी इनकम थी वो सारी क्या हो गई, वेस्ट हो गई। तो सिविलियंस के लिए और वहाँ पे जो गवर्नमेंट भी चल रही है उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से रन करने के लिए इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के डेट में इन्वायरमेंट और जो सिविलियंस है इनके बीच डायरेक्ट लिंक माना जाता है। पहले तो हम क्या नाम इन्वायरमेंट को बोलते थे भाई नेचर का क्या नाम है एक तरह से ऑर्डर है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते, नेचर पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। आज की डेट में कई सारी ऐसी टेक्निक है, हम क्या नाम है लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं, है ना।
हमें पता है आज की डेट में जो ये नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है। हम सिर्फ प्रॉब्लम को क्या नाम है दिक्कत में उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उसके पीछे के रीजन को भी हमें पता करना चाहिए। प्लस आज की डेट में कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रही है, इन्वायरमेंट को ग्लोबल लेवल पर क्या कर रही है, एक तरह से हाईलाइट कर रही है। अब यूएन, आपका यूएन जो है, यूएनओ, है ना, वो सिर्फ पॉलिटिकल इशू को नहीं बल्कि नॉन पॉलिटिकल इशूज को भी क्या कर रहा है, मीटिंग में हाईलाइट करता है। जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि क्या नाम है, आपका स्टॉकहोम काउंसिल हुआ था, समिट हुआ था, है ना, क्योटो प्रोटोकॉल, आपका रियो जेनेरियो, वो सब क्या है, ये दिखाता है कि आज की डेट में जो वर्ल्ड है वो इन्वायरमेंट को लेकर के काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो गया है। आपको सर मैंने बताया था फ्रांस में क्या होता है, अगर मान लो कोई भी इंसान 9 से 10 किलोमीटर तक अगर मान लो उसको ट्रैवल करना है, तो वो कार वगैरह का यूज नहीं करेगा, किसी बाइक का यूज नहीं करेगा जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, वो जनरली साइकिल का यूज करेगा। ऐसा वहाँ पे रूल भी बना हुआ है। लेकिन इंडिया में यहाँ पे क्या है, इंसान को अगर दूध लेने भी जाना है ना, या बाहर घूमने भी जाना है जनरल किसी बिना काम की भी, तब भी हम बाइक लेके निकल जाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी पॉलिसी बनाती है। तो जो गवर्नमेंट वगैरह है वो दिखाता है कि कुछ कंट्री जो है अपने देश में एनवायरमेंट को सीरियसली लेती है, तो हमें बाकी कंट्रीज को भी हेल्प करनी चाहिए। जैसे कौन कौन से तरीके हम है ना अडॉप्ट करें, पॉलिसीज अडॉप्ट करें जिसकी वजह से एनवायरमेंट कम से कम क्या हो, उसको लॉस। ठीक है, इसके अलावा सिक्योरिटी थ्रेट के मामले में भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को, है ना, और ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसे ही डेवलपमेंट करते रहेंगे और इन्वायरमेंट को अवॉइड करेंगे, तो वो डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल नहीं होगा। हम आज तो अपनी नीड फुलफिल कर लेंगे, लेकिन कल को क्या होगा, एक तरह से जो फ्यूचर जनरेशन है उसको बहुत ज्यादा लॉस होगा। जैसे कि हम मोस्टली करते क्या है, प्लास्टिक का काफी ज्यादा यूज करते हैं। और प्लास्टिक जो है आज के में इन्वायरमेंट के लिए सबसे बड़ा एक क्या नाम है, एक तरह से समझ लो प्रॉब्लम है। जनरली हम करते क्या है, छोटे छोटे जो पैकेट होते हैं उनका भी यूज करते हैं। जैसे आप कोई चिप्स कुरकुरे खाते हैं उसमें तो प्लास्टिक यूज होती है, हम खा के इधर उधर फेंक देते हैं। तो आपने सोचा है कि आपके घर में कोई मेहमान आया, उसने क्या नाम है खाना खाया और कचरा आपके घर में फेंक के चला गया, तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन वही हम आम इंसान क्या करते हैं, जब भी बाहर जाते हैं तो सड़क पर कूड़ा फेंकने से हम एक बार नहीं सोचते कि भाई जो ये हम कूड़ा फेंक रहे हैं इससे शायद हमारा देश ही क्या नाम है गंदा हो रहा है। और ऐसे ही बोला जाता है कि एक आइलैंड सा बन गया है इसमें प्लास्टिक का, है ना। और ये प्लास्टिक की वजह से क्या हो रहा है, एक मतलब आइलैंड बन गया और वो क्या नाम है कहीं ना कहीं उससे पूरे इंटरनेशनल सी वाटर जो है वहां पर घूमता रहता है। यानी इतना कचरा है यहाँ पर, बताओ। दिल्ली में तो जहाँ मैं रहता हूँ उससे क्या नाम है आई थिंक 10-12 किलोमीटर दूर एक वो है, गांधीपुरी में कूड़े का पहाड़ है, सोचो। जनरली क्या होता है, हम पहाड़ दिखते हैं नेशनल, यहाँ पर ह्यूमन मेड माउंटेन देखने को मिल रहा है जो कूड़े का पहाड़ बन चुका है। तो ये सब इंसान की वजह से ही है। अगर हम इन्वायरमेंट को सीरियसली ले लेंगे तो ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए क्या बन जाएगा, एक तरह का थ्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत जरूरी है, यानी कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही नहीं, ये कंट्रीज को आपस में जोड़ता भी है कि इन्वायरमेंट सिर्फ एक देश को इफेक्ट नहीं करता, पूरी दुनिया पे इफेक्ट करता है। इसलिए हमें इन्वायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आ जाओ ये आपका, इसे आपको बताया था भाई ये क्या नाम है, ग्लोबल नेचर है एक तरह से देखा जाए। यानी कि इन्वायरमेंट इज नॉट ग्लोबल, जस्ट लोकल, यानी हम ग्लोबल लेवल पर इफेक्ट करता है, किसी एक कंट्री में इफेक्ट नहीं करता। इंटरनेशनल ट्रीटीज हमने कई सारी करी हैं आज की डेट में, जैसे आपका पेरिस एग्रीमेंट हो गया, है ना, स्टॉकहोम हो गया, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, ऐसी कई सारी हमने एग्रीमेंट किए हैं जो क्या नाम है दिखाते हैं कि हाँ आज की डेट में जो पूरी दुनिया है वो एनवायरमेंट को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। ठीक है, यहाँ वर्ल्ड बैंक है, कई सारे ऐसी है, वर्ल्ड बैंक है, ये भी क्या नाम है लोन प्रोवाइड करता है। अगर मान लो कोई देश ऐसा है जो अपने देश में एनवायरमेंट को अच्छे से क्या नाम है डील भी कर पा रहा है, तो ऐसे में उसको लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। कई सारे ऐसे ग्रुप हैं, कंट्रीज मिलकर के उसकी हेल्प करते हैं ताकि वो अपने देश में एनवायरमेंट को बचा सके। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ पावरफुल कंट्री इस एनवायरमेंटल इशू को अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा बना देती है। जिससे आपको मैंने से बताया था कि अमेरिका आज की डेट में इतना डेवलप क्यों है। अमेरिका डेवलप इसलिए नहीं है कि वहाँ पे उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो डेवलप इसलिए क्योंकि वहाँ की रोड कनेक्टिविटी है वो बहुत ही परफेक्ट है, स्मूथ कनेक्टिविटी है। जो सड़कों का जो जाल बना हुआ है ना, रोड का जो वेब पूरा अमेरिका में फैला है, बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए वो इतना एडवांस है। अब मान लो हम क्या नाम है सेम इसी तरह का क्या नाम है रोड कनेक्टिविटी लाना चाहते हैं, है ना, रेलवे कनेक्शन को और इम्प्रूव करना चाहते हैं। बट होता क्या है, यहाँ पर अमेरिका कई सारी एनजीओ को
फंडिंग कर देता है, और वो फंडिंग की बेस पर वहां पर जो डेवलपमेंट के काम होने चाहिए इंडिया में, वो नहीं हो पाते। और इसमें क्या नाम है, कहीं ना कहीं अमेरिका का भी बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। तो हम इन्वायरमेंट को लेके अगर मान लो डबल स्टैंडर्ड ना लेके चले ना, तो ज्यादा अच्छा है। तो अमेरिका का जो स्टैंड है इन्वायरमेंट को लेके, वो डबल नेचर है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कार्बन एमिट तो वही कर रहा है। फिर बाद में कहता है कि इंडिया जो सड़कें बना रहा है, पेड़ काट रहा है, वो नहीं करने चाहिए। तो अगर हम सड़कें बना रहे हैं तो कनेक्टिविटी के लिए तो बना रहे हैं, जो लोकल एरिया है वो मेन एरिया से क्या हो, कनेक्ट हो जाए। प्लस जो हमारे बॉर्डर एरिया है, वहां पर सड़कें अच्छी खासी बनेंगी, तो जो उसको क्या नाम है, सही टाइम पर जो इक्विपमेंट्स हैं वॉर टाइम में हम प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आखिर में इन्वायरमेंट इतना जरूरी इसलिए भी है कि अमेरिका जैसे देश चाहते हैं कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए सिर्फ पूरी दुनिया के सामने आ जाए, यानी पूरी दुनिया क्या करे, एक तरह से अपना कॉन्ट्रीब्यूट। जो पागल कंट्रीज है वो कहती हैं कि भाई इन्वायरमेंट जो है वो क्या है, एक तरह से पूरी वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कॉमन प्रॉपर्टी है। भाई सांस तो हम भी ले रहे हैं, एक गरीब देश भी सांस ले रहा है, एक अमीर देश का नागरिक भी सांस ले रहा है। तो ऐसे में हमें एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। है ना? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अमीर देश ज्यादा पैसा दे, गरीब ज्यादा दे पैसा दे। एनवायरनमेंट सबका है, सब सांस ले रहे हैं। अगर मान लो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है तो उससे प्रॉब्लम सबको हो रही है, तो इसलिए सबको इक्वल अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। लेकिन जो गरीब देश है उनका कहना है कि भाई इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो डेवलप कंट्रीज ने पहुंचाया है, और आज भी उसको सबसे ज्यादा नुकसान वही पहुंचा रही है। जैसे आपको मैंने बताया था कि 50 मिलियन जो बैरल है, मतलब 5 करोड़ के करीब जितना नाम है ऑयल है, वो उसने वेनेजुएला से मंगाया है। अब वो उसको बेचेगा या उसको क्या नाम है यूज करेगा। है ना, वॉर वगैरह में उसको पता है आने वाले टाइम में वॉर वगैरह होगी, तो वो अपने वॉर इक्विपमेंट में यूज करेगा। तो कहने का मतलब ये है, वो खुद तो इन्वायरमेंट को बचा नहीं रहा, लेकिन दूसरे देशों को बोलता है कि क्या नाम है सबको इन्वायरमेंट को बचाने की जिम्मेदारी है। तो ये हम कहते हैं कि भाई अमेरिका जैसे देशों ने इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा लॉस पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। हम तो अगर हम अपने लेवल के हिसाब से जो गरीब देश हैं वो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उम्मीद करते हो कि हम आपके बराबर कंट्रीब्यूशन दें, वो तो पॉसिबल नहीं है। कि जो गरीब देश हैं वो तो अभी क्या हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इसलिए उनको क्या नाम है छूट मिलनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर इन्वायरमेंट को लेकर के ना कंट्रीज की भी दो पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है। जो डेवलप कंट्री है वो कहते हैं कि एनवायरनमेंट सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है, तो सबको इक्वली कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। जो गरीब देश हैं इंडिया जैसे, है ना, चाइना, पाकिस्तान, ठीक है, ऐसे देश कहते हैं कि भाई हमें एनवायरनमेंट को बचाने में थोड़ा सी छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि हम तो वही अभी डेवलप हो रहे हैं। लेकिन फिर भी इंडिया काफी अच्छा डेवलप किया आज की डेट में, अगर हम देखें 100%, 100% तो नहीं लेकिन 99% जो है इंडिया ने अपनी जो रेलवे है उसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। यानी कि हमारी जो रेलवे कनेक्टिविटी हो 100% जो है इलेक्ट्रिक तरीके से चलती है। वहीं जर्मनी आज भी कोयले का यूज करता है, तो कंप्लीट 100% नहीं है। लेकिन हमने क्या कर दिया, 99% अपनी रेलवे को इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। तो ये दिखाता है कि हाँ हम इन्वायरमेंट को बचाने में कितने ज्यादा कंसर्न है, इंपॉर्टेंट है। हमने तो यहाँ तक कि इंडिया ने क्या किया है, सोलर पैनल होते हैं उसको बनाने में गवर्नमेंट हेल्प करती है। अगर मान लो आपको अपने घर में सोलर पैनल लगाना है तो गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, कि ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करना चाहिए। प्लस ईवीज जो होती हैं, है ना, ईवी जो है इनके लिए भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, ताकि लोग जाए ईवीज का यूज करें। क्लियर? यानी कि गवर्नमेंट तो स्टार्टिंग से ही क्या है, एनवायरमेंट को बचाने के लिए सीरियस है। ठीक है, यानी कि भले ही हम गरीब देश हैं फिर भी अपने लेवल पे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। भाई अमेरिका एनवायरमेंट को लेकर इतना सीरियस नहीं है। ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्या है की एजेंडा ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि आज की डेट में वर्ल्ड पॉलिटिक्स का बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। इससे हम ग्लोबल पीस को इंश्योर कर सकते हैं, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और कंट्री के बीच इक्वलिटी को ला सकते हैं। क्लियर? यहाँ से क्या होगा, जो हमारा अर्थ है, जो हमारा घर है, ये ग्रीन लैंड के नाम में हो सकता है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। अब आपका मेन है यहाँ पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है। एंड रियो समिट, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं यहाँ पर, है ना। जैसे आपको मैं बताया था कि हरकतें करने कौन शुरू कर दिया भाई, हरकतें कर रहा है यहाँ पर, है, पढ़ने तो चले यहाँ से। देखो, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है। एक तो 1972 में हुआ था, है ना, फर्स्ट ऐसा समिट।
लेकिन जो आपका रिव्यू समिट है ना, इसको पहला समिट माना जाता है जिसमें हमने एनवायरमेंट की बात भी करी, प्लस उसको एनवायरमेंट डेवलप करने की बात करी। हमने हमने बोला कि भाई एनवायरमेंट एक ग्लोबल इशू है, हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए और इसको डेवलप करना चाहिए जितना हो सके। और हम डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं वो फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल, ये हमने इसमें दिया। अगर बात करें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की 1972 में, है ना, ये क्या नाम है आपका, कहाँ पर, स्वीडन में क्या नाम है किया गया था, है ना, स्टॉकहोम में। एक फर्स्ट ऐसा क्या नाम है ग्लोबल मीटिंग थी जिसमें हमने एनवायरमेंट को प्रायोरिटी दी। ठीक है। इसमें मेन आपका आता है एग्जाम में कि जो आपके स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, इससे हमने डिक्लेरेशन किया कि भाई हम जो है एनवायरनमेंट को लेकर के काफी सीरियस है, हमें ग्लोबल लेवल पर एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक कंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट भी इसमें हमने किया कि हम जो डेवलपमेंट ले रहे हैं, है ना, जो कर रहे हैं हम डेवलपमेंट, वो फ्यूचर के लिए पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है। बाकी यूएनईपी बनाया गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, है ना, एनवायरमेंट को लेकर के भी हमने इधर काम किए। इंट्रोड्यूस्ड एनवायरमेंट एज पॉलिटिकल इशू, यानी कि आज इस मीटिंग के बाद हमने बोला कि एनवायरमेंट को भी ग्लोबल पॉलिटिकल इशू के तौर पर हमें पढ़ना चाहिए, है ना। बाकी इसके अलावा लोगों में क्या नाम है अवेयरनेस क्या हुई, इंक्रीज हुई। फिर जो आपका एनवायरनमेंट है ना, इसको लेकर के हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी क्या करें, इंट्रोड्यूस किए। जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है, उसको फर्स्ट टाइम क्या नाम है वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया था, कब, आपका अर्थ समिट में। अर्थ समिट मतलब जो आपका यहाँ पे दे रखा है ये रियो डी जेनेरियो, है ना, इसको हम फर्स्ट अर्थ समिट भी बोलते हैं। इसमें ऐसा बोला जाता है कि मतलब जो छोटी क्लास है उनमें तो 100 दे रखा है ना, बट एक्चुअली में 170 कंट्रीज के जो हेड है, यानी जो लीडर है, उन्होंने क्या किया था, इसमें पार्ट लिया था। ये ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, है ना। इसमें 21 एजेंडाज इंट्रोड्यूस किए गए थे, आपको पता ही होगा। और एजेंडाज में कई सारे टॉपिक क्या नाम है लाए गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्या नाम है एक अट्रैक्टिव था, वो था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ दे रखा है, ये है ना, मेजर आउटकम्स, कि भाई इस तरह स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था, सेम ऐसे डिक्लेरेशन हुआ, है ना। इसमें 21 एजेंडा इंट्रोड्यूस किए गए थे, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, बायोडाइवर्सिटी को हमें बचाना चाहिए, है ना। तो इसमें जो 21 एजेंडाज हैं उसमें कई सारे, जैसे आपका इको फ्रेंडली, यानी कि हमें क्या करना है, जितना हो सके एनवायरनमेंट को बचाना है और इको फ्रेंडली टेक्निक का यूज करना है ना, जिससे हम क्या नाम है एनवायरनमेंट को 0% नुकसान पहुंचाएं। प्लस लोकल गवर्नमेंट का भी इसमें रोल होना चाहिए, है ना। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 21 एजेंडा में जो उसकी अचीवमेंट है, आपका रियो डी जेनेरियो था, उसके अचीवमेंट में सस्टेन डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने लास्ट में बता दिया था। इसका मतलब क्या होता है, ये डेवलपमेंट का ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी फ्यूचर नीड और प्रेजेंट नीड दोनों को फुलफिल कर सकता है, इंश्योरिटी देता है, गारंटी देता है कि हम प्रेजेंट नीड और फ्यूचर नीड को फुलफिल कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं होगा, प्लस हम जो है एनवायरनमेंट को बचा भी सकते हैं और अपनी नीड को भी फुलफिल कर सकते हैं। यानी कि इस डेवलपमेंट में एबिलिटी है, किस चीज की एबिलिटी, दोनों जनरेशन की नीड को फुलफिल करने की, विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। 0% हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये पहली बार क्या नाम है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया और इसका फोकस किया गया कि हमें इसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं, है कि नहीं। हमें तो बोल दिया कि हाँ ये ऐसे डेवलपमेंट करेंगे, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम ऐसा डेवलपमेंट लेके चलेंगे जो फ्यूचर की और प्रेजेंट की दोनों की नीड को फुलफिल करेगा, बट पॉसिबल कैसे होगा। जैसे भी लिखा ना, ग्रीन एनर्जी, इको फ्रेंडली एनर्जी, जितना सॉरी कार्बन को कम से कम रिलीज किया जाए, है ना। हमें क्या नाम है ऐसे एक सोसाइटी बनानी चाहिए ग्लोबल लेवल पर जो कार्बन को कम से कम रिलीज करे, या ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा कि भाई जो कहते हैं, बच्चे काफी लेट क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, हैं? देखो, जैसे आपने देखा होगा जनरली जो गवर्नमेंट होती है ना, वो एक तरफ कहती है हमें इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, है ना, वहीं दूसरी तरफ ऐसी क्या नाम है इंडस्ट्रीज बनाती है, सड़कें बनाती है, जिससे क्या होता है, नुकसान होता है। तो हमें सड़कें अगर हम बना रहे हैं, हमें साथ में एनवायरमेंट को भी बचाना है। हमें डेवलपमेंट का वो कॉन्सेप्ट लेके चलना है जिससे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो, यानी कि इंडिया जीडीपी की बात करता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन इस डेवलपमेंट में हमें इन्वायरमेंटल जो डेवलप करना है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा ना, कि नहीं। एनवायरमेंट को जो लॉस हो रहा है, यानी कि जीडीपी और आपका इन्वायरमेंट लॉस,
जो हो रहा है आपका, हमें इसको ध्यान देना पड़ेगा। अभी जितना भी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे अलग से फंडिंग लानी पड़ेगी, और हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि इन्वायरमेंट को बचाया जाए। अगर पेड़ काटे जा रहे हैं, अगर मतलब एक पेड़ कटता है तो यहाँ पर हमें 10 पेड़ कम से कम लगाने चाहिए। लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक पेड़ तो लगाती है माँ के नाम, लेकिन भाई इंडस्ट्रीज के नाम पर क्या हो रहा है, हजारों एकड़ की एरिया क्या किए जाते हैं, खाली कर दिए जाते हैं। तो ये डबल नेचर होता है गवर्नमेंट का। तो इसलिए हमें क्या नाम है, इन्वायरमेंट को लेकर के चलना चाहिए। सीरियस सीरियस इशू है ये। सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए हमें। मेन जो पॉलिटिकल इश्यूज है, साथ में जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, उनको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? बताओ भाई क्लास। यस सर। तो ये क्या नाम है आपका, रियो डी जेनेरियो है। इसमें आपका मेनली क्वेश्चन ही बनता है कि जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, इसके क्या क्या मतलब रिजल्ट निकले, मतलब स्टॉकहोम के और रियो डी जेनेरियो के। इसमें ये रहेगा कि भाई पहली बार क्या नाम है, लोगों ने पॉलिटिकल इश्यूज को प्रायोरिटी दी, और लोगों को लगा कि हाँ भाई हमें इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए। लोगों में इन्वायरमेंट को लेकर अवेयरनेस जागी। आज की डेट में अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाओगे तो वहां पर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। बहुत सी ऐसी वीडियोज भी आती हैं जो ये कहती हैं कि अगर आप सॉक्स पहन के सड़कों पर निकलोगे ना, तो आपके सॉक्स भी गंदे नहीं होंगे। इसका मतलब वहां पर भाई इंडस्ट्रीज तो है, तो इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन होता है उसका सॉल्यूशन वो इंडस्ट्री के अंदर ही कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इंडस्ट्री बनती है, उसका धुआं पूरे एरिया में फैल जाता है, इसके वजह से पॉल्यूशन बहुत फैलता है। तो जिस तरह की स्ट्रेटेजी अगर हमें यूरोपियन कंट्रीज अडॉप्ट कर रही है, ऐसी स्ट्रेटेजी हमें भी यूज करनी चाहिए। अगर आप मान लो कहीं यूरोपियन कंट्री में घूमने जाओ, वहां पर अगर आपने गंदगी फैला दी तो आपको ऑन द स्पॉट आपको फाइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंडिया में उल्टा ही है। यहाँ पर लोग क्या नाम पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, कहीं भी थूक देते हैं। तो लोगों में सिविक सेंस नहीं होता। जैसे घर से बाहर निकले वो गंदगी फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब समझ नहीं आता कि उनके माइंड में ऐसी मेंटेलिटी आई कहाँ से। अब आई होगी तो आसपास के इन्वायरमेंट से आई होगी। यानी घर से बाहर निकल के हम गंदगी फैलाते हैं, लेकिन घर में आते ही हम क्या करते हैं, कोई छोटा सा भी कूड़ा अगर किसी ने घर के आगे कर दिया तो उससे हम लड़ पड़ते हैं। तो हमें ये मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी कि अगर हम अपने घर को साफ रख सकते हैं तो अपनी कंट्री को साफ रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही होता है। आप कभी कोशिश करना ट्राई करके, अगर कोई गंदगी फैला रहा है ना, आप उसको बोलना, तो उल्टा वो आपको क्या करेगा, लेसन देने लग जाएगा। ये तो पता है कितना बड़ा इंसान है, उसने कितनी अचीवमेंट अपनी लाइफ में हासिल कर ली है कि नहीं। ऐसे धुरंधर आपकी क्लास में भी है तो कहते हैं भाई साफ सफाई करने के लिए हम धोटे के लेकर रखा है। भाई आप इस देश में रह रहे हो तो आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, है कि नहीं। यहाँ पे देश के जवान है, वो तो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं हमारे लिए, ये हम क्या हम देश को साफ नहीं रखना है, तो ये सोचने वाली बात है। ठीक है, यानी कि ये आपकी जो ये सबमिट हुए हैं ग्लोबल लेवल पर, अभी आपका एक क्योटो प्रोटोकॉल है जापान में जो हुआ था, इसमें रूल्स वगैरह सेट किए गए थे, उसके बारे में क्या नाम है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बाकी जो बच्चे थोड़ा लेट आए हैं, तो वो क्या नाम है वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, उस पर अपना जाके चेक कर लेना। तो लाइक भी कर दिया करो, लाइक करने में आई थिंक एक वक्त लगता नहीं होगा, है कि नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर जो समिट है, लोगों में अवेयरनेस लाते हैं, गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक तरह से आती है, वो भी क्या कर रही है, ऐसे इनिशिएटिव चलाती है जिससे क्या हो, डेवलपमेंट हो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं करप्शन देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया इसमें, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा। इन्वायरमेंट अपना मार्केट में क्या एक ग्लोबल इशू है, ये सब हमने कर लिया था ना। प्लस हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा, उसके कॉजेज क्या है, इन्वायरमेंट आज में क्यों इतना पॉलिटिकल इशू बना हुआ है। आप उसमें ये टॉपिक ऐड कर सकते हैं कि सिटीजन डेमोक्रेटिक वे में, है ना। इन्वायरमेंट क्या करता है, हमें आपस में जोड़ता है कि जो सिक्योरिटी है, उसमें जो खतरा है उसके बारे में हमें अवेयर है कि आज जो एनवायरनमेंट में खतरा हमें देखने को मिल रहा है, तो फ्यूचर में हमें क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। बाकी ग्लोबल नेचर यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो ग्लोबली इफेक्ट करता है, और कई सारे क्या नाम है कंट्रीज अगर भी आपस में ट्रीटी साइन करती हैं। यूरोपियन कंट्री तो वैसे भी क्लीन सिटी मानी जाती है ना। वहीं इंडिया में तो क्या नाम है, लोग गंदगी फैलाते हैं। तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। नॉर्थ साउथ डिवीजन देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कंट्री, दुनिया क्या है, दो भाग में बढ़ गई है, डिवाइड हो गई है। एक वो जो कहते हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए सबको आगे आना चाहिए, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल है। वही क्या नाम है, जो डेवलपिंग कंट्री वो कहती है इन्वायरमेंट तो सबकी प्रॉपर्टी है, हम मानते हैं, लेकिन उसको बचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए, है ना। बाकी कई सारी क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, तो ये आप टॉपिक उसमें ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं कि वाई वी स्टडी इन्वायरमेंट इन पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस में इन्वायरमेंट को क्यों पढ़ाया जाता है।
जो आज की डेट में जो इन्वायरमेंट है वो ग्लोबल पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन गया है, एक्सप्लेन करें। तो आपको ये पॉइंट उसमें आप ऐड कर दो जो यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये आपका क्या नाम है आज का टॉपिक था। बाकी हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पढ़ लिया, रियो समिट। अब जरा ये बताओ, आप लोग के नाम में जो टॉपिक यहाँ कराए जा रहे हैं उनको थोड़ा रिवाइज करते हो नहीं करते? बोलो भाई। क्लास क्लास खत्म होते होते क्या नाम है, कभी बच्चे बचते हैं। कोई नहीं, जो पढ़ने वाला वो तो पढ़ेगा ही। अनमोल, समझ में आ रहा है आपको? क्लास दोनों स्नेहा नहीं आई और रिया तो दोनों आई है। खुशी नहीं आई शायद आज। लक्ष्मी वगैरह भी। चलो कोई लक्ष्मी तो है। बताओ भाई, यहाँ तक कोई यस डाउट सर। किसी को कोई? आज अनमोल और ये दीपिका आज क्लास में आई ना? फिर भी अरे तो जब बोल रही हूँ ना, आ रहा है, ऐसा ऐसा नहीं ना। कौन बोल रहा है ये?